हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाम है वह अनभिज्ञ नहीं है इससे, और ये उनके व्यक्तित्व का ही कमाल है कि आज जिस हिंदी भाषा का हम परिनिष्ठित रूप से प्रयोग करते हैं उसकी शुरुआत आचार्य के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही की थी। क्यों प्रोफेसर टंडन साहब, आपका इस बारे में क्या विचार है? निश्चित रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में नहीं, भारतीय वाङ्मय में अगर हम देखें जी। तो एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रकार से बुनियाद खड़ी की। हालांकि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और उनके मंडल ने बहुत कार्य भी किया है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक आंदोलन खड़ा किया भाषा का, जी। जिसको हम खड़ी बोली का आंदोलन भी कहते हैं। जी। उनके उनकी दृष्टि में, उनके लक्ष्य में विशेष रूप से यह था कि जो पारंपरिक विषय वस्तु रही है, जो रीतिकाल के या मध्यकाल के कवि श्रृंगार काव्य लिख रहे थे, प्रशस्ति काव्य लिख रहे थे, निरूपण काव्य लिख रहे थे, वो सारे नक्षिक वर्णन, रूप वर्णन या नायक नायिका भेद आदि, तो इन्होंने नए नए लेखक तैयार करते हुए आह्वान किया और उन्हें नई विषय वस्तु लेखन की प्रेरणा के साथ दी और यह कहा कि भाई समय और समकालीनता को पहचानो, उसकी नब्ज को पहचानो। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे विश्व में जो आधुनिकता और अद्यतन जानकारियों का एक आंदोलन चल रहा है, उसको क्यों ना हम हिंदी में अवतरित करें, भले ही वो मौलिक रूप से करें, भले ही वो अनूदित रूप से करें। इस तरह की एक विजन, एक विजनरी अप्रोच जिसको हम कहते हैं, एक दृष्टि, ये द्विवेदी जी के पास अद्भुत थी, विलक्षण थी। और उसी का प्रताप है कि वस्तु भी बदली, शैली भी बदली, भाषा भी बदली, और आधुनिक जो चुनौतियां थीं दुनिया भर की भारत के सामने, उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त भी किया उन्होंने। जी बिल्कुल सही। इतना ही नहीं, जो खड़ी बोली जो अभी प्रारंभिक अवस्था में थी, भारतेंदु युग में उसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, जी लेकिन उसके गद्य के विशेष रूप से अभी ना तो व्याकरण तय हुआ था, ना कुछ नियम बन पा रहे थे। एक तरह से कहिए कि वो अपने शैशवावस्था में थी, और उस समय जो अराजकता की स्थिति थी उससे द्विवेदी जी बड़े क्षुब्ध हुए थे, और उनको एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व मिला सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में। हाँ। और इस दायित्व का वहन करते हुए उन्होंने पूरे युग को जो मार्गदर्शन दिया वे दो स्तरों पर था मेरे विचार में। एक तो उन्होंने खड़ी बोली को, जो शैशवावस्था में थी, विशेष रूप से गद्य का जो रूप था उसका, उसको उन्होंने मानक रूप प्रदान करने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी ओर अपने युग के जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, उन्हें उन्होंने मार्गदर्शन दिया, क्या रचना है, कैसे रचना है, और किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की रचना नहीं लिखनी है, इसको लेकर भी उनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी। और ये दो उनके ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने किए। और ये 17 वर्ष का जो काल है उनके संपादन का, वह उस समय के पूरे युग को दिशा देने वाला काल मुझे लगता है। दरअसल द्विवेदी जी के पास एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। वो ऐसा लगता है कि जैसे जन्मजात संपादक थे। बिल्कुल। कवि भी थे, अनुवादक भी थे, और गद्य लेखक तो विलक्षण थे ही, लेकिन संपादन कला के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो उनके पास निश्चित रूप से तुलना में अगर देखेंगे तो बहुत अलग थे, जो उन्हें विलक्षण बनाते हैं। उनसे पहले सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो शुभारंभ है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था, लेकिन 2 वर्ष बाद ही ये दायित्व उनके पास आया। बिल्कुल। और एक आचार्य की तरह, आचार्य का जो धर्म होता है वो मार्ग प्रशस्त करना होता है। उन्होंने जो नवागंतुक लेखक थे, रचनाकर्मी थे, उनमें एक मॉरल पैदा किया, एक उत्साह पैदा किया। वो डरे हुए इस रूप में थे कि जो परिपाटी थी
वह तो ब्रजभाषा में लेखन की थी, जी क्योंकि रीतिकाल ने विरासत में तो ब्रजभाषा ही छोड़ी थी। ब्रजभाषा से। और भारतेंदु युग में भी बहुत बड़े बड़े रचनाकार ब्रजभाषा में लिखकर ही संतुष्ट थे। यहाँ तक कि छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद भी ब्रजभाषा में लिख रहे थे प्रारंभ में। बिल्कुल। तो द्विवेदी जी ने एक बड़ा काम यह किया कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखन के विषय दिए कि ये जो श्रृंगार और प्रशस्ति आदि विषय हैं, ये अब पुराने हो चुके हैं, इनकी जरूरत नहीं है। देश आजादी के लक्ष्य को देख रहा है, देश समकालीन समसामयिक समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा है। तो जरूरत यह है कि हम किन विषयों पर लिखें। तो वो पत्रिका में एक सूची देते थे कि आगामी अंकों में इन इन विषयों पर आप लिखिए, जैसे अन से विधवा विवाह पर लिखिए, जैसे स्त्री शिक्षा पर लिखिए, जैसे बाल मजदूरी जो जिसकी वर्जना है उस पर लिखिए, या आर्थिक स्थितियों पर लिखिए, आज़ादी का जो आह्वान है उस पर लिखिए कि देश को आज़ाद कराना है। ऐसे विषयों को उन्होंने हर अंक में एक सूची दे दी। अब जो लेखक थे वो इस बात से कुछ कुछ भयभीत थे कि हमें खड़ी बोली में तो लिखना आता नहीं है और अभ्यास भी नहीं है। तो वो कहते थे कि तुम जिस रूप में चाहो लिखो, मैं उनका संपादन करके उन्हें प्रकाशन योग्य बना के आप ही के नाम से प्रकाशित करूंगा। और ये काम उन्होंने किया। और मुझे स्मरण आ रहा है इससे आपकी बात को सुनकर के कि इतना अधिक संपादन वे कर देते थे, रचनाओं में संशोधन कर देते थे कि एक बार एक लेखक ने खुद स्वीकार किया कि मैं अपनी रचना को जब छपा हुआ देखा तो मैं अपने नाम से पहचान पाया कि रचना मेरी लिखी हुई है। इतना अधिक उसमें संशोधन किया क्योंकि वे समझौता करने को तैयार नहीं थे इस मुद्दे पर। ये बात और उन्होंने पूरा जीवन, जिसे कहना चाहिए, मैं कह सकता हूं कि इस परिष्कार वाला जो कार्य है बहुत निष्ठा के साथ किया उन्होंने। और इस कार्य के कारण उन्होंने, जैसे कहते हैं, लेख को निर्माण किया। और जो विषयों वाली बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा इसमें याद आ रहा है। उनका एक लेख था जिसमें उन्होंने एक उपेक्षित राम कथा के उपेक्षित पात्र उर्मिला की ओर ध्यान दिलाया, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता। और इस लेख का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वीकार किया और उन्होंने साकेत नामक एक महाकाव्य की रचना कर दी जो मूल रूप से इन उपेक्षित पात्रों पर ही केंद्रित था। और न केवल केंद्रित था बल्कि उन्होंने इन पात्रों का उन्नयन भी किया। कैकेयी का पूरा उन्होंने चरित्र का उन्नयन कर दिया। उर्मिला के ऊपर पूरा एक विरह का एक सर्ग, नवम सर्ग लिख दिया। तो इस तरह के उपेक्षित विषयों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो ज्ञान के विषय थे, जो अभी तक ये माना जाता कि साहित्य के अंतर्गत नहीं है और पहला इस तरह की रचना भी नहीं हुई थी, तो हिंदी को एक समर्थ भाषा बनाने के लिए जो केवल साहित्य पर केंद्रित ना हो बल्कि अन्य विषयों को भी समाहित करे, इस दृष्टि से भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और संपत्ति शास्त्र नाम से उनकी एक पुस्तक मुझे याद आ रही है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही उस समय में, जिसमें उन्होंने जो आर्थिक विषय थे और आर्थिक स्थितियां थी, विषमताएं थी, उनका बहुत प्रामाणिक रूप से विश्लेषण विवेचन किया था। तो इस अर्थ में उनकी और भी इस तरह की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो उन्होंने बहुत उन्होंने, एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि कविता के क्षेत्र में यानी पद्य के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लेखन किया और करवाया भी, साथ ही अनुवाद भी किए, क्योंकि वो ये मानते थे कि विश्व के अद्यतन ज्ञान को अनुवाद के माध्यम से हम हिंदी जगत के सामने और भारतीय समाज के सामने ला सकते हैं। इसकी बुनियाद असल में भारतेंदु जी ने डाल दी थी। मुझे याद है भारतेंदु जी जब निज भाषा उन्नति की बात कर रहे थे, जब वो अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है, इस तरह की बात कर रहे थे, तो द्विवेदी जी ने उस सूत्र को पकड़ा और अनुवाद को भी एक महत्वपूर्ण माध्यम अद्यतन और अधुनातन जानकारियों का बनाया। जैसे बात कविता की अगर करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कान्य कुब्ज, अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, देवी स्तुति शतक और इसी तरह कविता कलाप, ये विषय वैविध्य भी, कहीं अध्यात्म, कहीं भक्ति, कहीं प्रेम और कहीं कहीं समकालीन समसामयिक विषयों की प्रस्तुति, इनको भी केंद्र में रखकर, तो अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखी, लेकिन कविता के क्षेत्र में उन्हें जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली।
उन्हें वो ख्याति गद्य में, भाषा के क्षेत्र में, क्योंकि एक आचार्यत्व भाषा के आंदोलन में भी देखने को मिलता है। आचार्य जो होता है वह अनुशासन को सामने रखकर चलता है। जहां दोष दिखा वहां निर्ममता से उसे काटा भी और लेखक को अवगत भी कराया कि ये गलत है, इसको ठीक करो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो एक शास्त्रीय परंपरा का स्वरूप है वो भी उनके व्यक्तित्व में था, इसीलिए आचार्यत्व भी दिखाई देता है। जहां तक गद्य की रचनाओं की बात करें, हिंदी शिक्षावली या वैज्ञानिक कोश, अब देखिए विज्ञान पर, नाट्यशास्त्र पर, भाषा की उत्पत्ति पर, संपत्ति शास्त्र पर, कौटिल्य कुठार, ये भी एक पुस्तक है। कालिदास और उनकी कविता, कालिदास को भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में देखा गया। सौंदर्य के महत्वपूर्ण कवि के रूप में उनकी चर्चा होती है, उनकी उपमाओं की बात होती है तो कालिदास को रेखांकित करके उल्लेख किया जाता। तो कालिदास और उनकी कविता के मर्म को भी, तो इसका मतलब है कवि हृदय थे, कविता के मर्म को जानते थे, शास्त्र को भी जानते थे, भाषा शास्त्र को भी जानते थे, अर्थशास्त्र को भी जानते थे। और इस सब के साथ साथ जो अतीत की गौरव गाथाएं हैं, अतीत स्मृति, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, इसी तरह महिला मोद, आध्यात्मिकी, वैचित्र्य चित्रण, साहित्यालाप या बहुत सारे पुरावृत्त, दृश्य ध्वनि, दर्शन, चरित्र चित्रण, वाग विलास, माने कवि के पास और समालोचक के पास और गद्यकार के पास विषयों की कमी नहीं है जी। जहां उन्हें लगा कि इस विषय को मैं गद्य में बेहतर रूप से अभिव्यक्त कर सकता हूं तो गद्य को चुन लिया, जहां उन्हें लगा कि इसे मैं कविता से बेहतर प्रस्तुत कर सकता हूं तो कविता को चुना, और जहां उन्हें लगा कि अनुवाद के माध्यम से इसे मैं हिंदी में लाकर हिंदी पाठकों तक अधिक से अधिक पहुंचा सकता हूं। जैसे देखिए विनय विनोद, वैराग्य शतक भर्तृहरि के खूब अनुवाद किए, हाँ, संस्कृत और अंग्रेजी दोनों। श्रृंगार शतक भर्तृहरि का अनुवाद किया, गीत गोविंद जो जयदेव का था उसे विहार वाटिका के नाम से अनुवाद किया। इसी तरह जो बहुत सारे संस्कृत के स्तोत्र थे उनका भी अनुवाद किया। पंडित राज जगन्नाथ की बड़ी प्रसिद्ध रचना है गंगा लहरी, उसका भी अनुवाद गंगा लहरी नाम से हिंदी में किया। ऋतु तरंगिणी कालिदास का ऋतु संहार का अनुवाद किया। बायरन जो अंग्रेजी के ब्राइडल नाइट नाम से एक रचना थी उसका सुहाग रात के नाम से अनुवाद किया। कालिदास के कुमार संभवम का अनुवाद किया। भामिनी विलास, इसका भी पंडित राज जगन्नाथ की रचना। तो कहीं निबंधों का, बेकन के निबंध, बेकन विचार नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, जी। उनका भी अनुवाद किया। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो एजुकेशन है उसका भी अनुवाद किया। महाभारत का अनुवाद किया, लुई कोने का अनुवाद किया, वेणी संहार जो भट्ट नारायण की रचना थी उसका भी अनुवाद किया, मेघदूत का अनुवाद किया। तो ये कैसा विलक्षण व्यक्तित्व था कि संपादन में भी कोई तुलना नहीं, अनुवाद में भी कोई तुलना नहीं, कविता और गद्य लेखन में भी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसे वास्तव में भाषा और साहित्य के प्रति, भारतीयता और भारतीय गौरव के प्रति अगर समर्पण देखना है तो द्विवेदी जी के पास उसे देखा जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी और गद्य लेखन की विविध विधाओं, जैसे निबंध है तो निबंध लेखन में बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। जैसे अभी आपने उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता की बात की, इसी प्रकार एक उनका और निबंध है स्त्री शिक्षा के जो विरोधी कुतर्की थे, उनको भी उन्होंने बहुत जबरदस्त व्यंग्य और प्रमाण के साथ काटा कि जो स्त्री शिक्षा का विरोध उस समय कर रहे थे और उन्होंने जोरदार समर्थन किया स्त्री शिक्षा का। उनकी दृष्टि भविष्य पर थी। आज उसी का परिणाम है कि हमारी बेटियां जो हैं वो टॉप पे आ रही हैं। अभी सीबीएसई के रिजल्ट को देखें कई सालों से, तो ये उनके द्वारा जो बीज बोए गए थे उनके सुफल आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा के अर्थ। और द्विवेदी जी ने एक और बड़ा काम किया कि हिंदी में जो पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है जी। उसको एक तरह से हिंदी जगत में लाने की प्रेरणा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि ये जो प्रेरणा है ये तो प्रिय प्रवास जैसा पहला खड़ी बोली का महाकाव्य, इसकी प्रेरणा भी वहीं से मिली।
और बहुत सारे नए नए लेखक तैयार करने का काम भी किया। जैसे उनके मन में एक भय था, डर था, वो दूर किया। उन्हें बुलाया और उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम लोग लिखो और मैं चाहूंगा कि जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश मैं तय कर रहा हूं, उसका अनुपालन करते हुए तुम लोग आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो ये जो व्यक्तित्व था। और द्विवेदी जी जो है नैतिकता के बड़े प्रबल पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि साहित्य जो हित की बात करता है, साहित्य का सीधा संबंध जो है वो मानव के भावों के उन्नयन से है। हाँ। इसलिए उन्होंने ऐसी कविताओं का ही पक्ष लिया जो मनुष्य को उन्नत करें, उसके चिंतन को दिशा दें, उसके अंदर लोक मंगल की भावनाएं भरें। तो उन्होंने कई बार जो कविता की परिभाषा दी उसमें भी इसी प्रकार की बातें उन्होंने कही थी कि नाना प्रकार के विकारों के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जब मन में नहीं समाते हैं तो वे अपने आप ही मुख के मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं। ये उनका एक कहना था कविता के बारे में। और प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता, उन्होंने कविता को काव्य के अर्थ में लिया। जो संस्कृत में हमारे काव्य शब्द में जो अर्थ था उसको उन्होंने कविता के साथ जोड़कर कहा कि जो भी बात प्रभावोत्पादक हो, ये महत्वपूर्ण बात है, और मनोरंजन भी हो। इसी को लेकर के बाद में गुप्त जी ने कहा केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वो बात यहाँ पे लक्षित हो रही है और द्विवेदी जी की प्रेरणा थी जो वाणी बनकर के मुखरित हो रही थी अतिशन गुप्त जी के माध्यम से। इसी प्रकार से उन्होंने जिस बात पर बल दिया वो ये था कि जो उस समय का जो काव्य था उससे भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो तत्कालीन काव्य है महान और अमर संदेश सुनाने में असमर्थ है, क्योंकि काव्य जो है युग और इतिहास को निर्मित, प्रभावित और परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन उस युग का काव्य उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने इस बात को लिखा, सुरम्य रूपे राशि रस राशि रंजिते विचित्र वर्णा भरने कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधायिनी महाकविंद्र कांते अहो कहाँ। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वही कवि यश प्राप्ति में सफल होगा जो समाज एवं लोक कल्पना की भावना से आप्लावित होगा। तो ये लोक कल्पना उनके केंद्र में रही हमेशा से। जिस लोक मंगल की बात शुक्ल जी करते हैं वही लोक मंगल, वही द्विवेदी जी के भी हमें दिखाई पड़ता है चिंतन में। उन्होंने यही नहीं, राष्ट्र चेतना भी बड़ी अद्भुत थी जी उनकी कविताओं में। आप देखिए जिस नवजागरण की बात हम करते हैं, इस नवजागरण को भी एक आंदोलन बनाने का काम द्विवेदी जी ने किया जी। उनकी काव्य पंक्तियां दो मैं आपको सुनाता हूं। जी मलयानिल मृद मृद बहती है, शीतलता अधिकाती है, सुखदायिनी वरदायिनी तेरी मूर्ति मुझे अति भाती है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, विद्या नहीं है, बल नहीं है, धन भी नहीं है, क्या से क्या हुआ है, क्या यह गुलिस्तां हमारा है। अब ये जो सोच है और चिंता है राष्ट्र के गौरवशाली अतीत की चिंता उनको है, जिसको भारत भारती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्होंने गुप्त जी ने बड़े सुंदर ढंग से, इसी कारण उनको राष्ट्रवादी कवि भी कहा भी गया। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये जो चिंता है ये वास्तव में द्विवेदी जी ने पूरा परिदृश्य हमारे सामने रखा कि हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या हो सकता है। इन्हीं तीन मुद्दों को द्विवेदी जी ने अपने चिंतन में उठाया भी था। जी जी, मुझे भी एक इसी संदर्भ में एक प्रसंग याद आ रहा है। उन्होंने अपनी एक पहली जो उपदेशात्मक कविता लिखी थी जन्मभूमि, जो सरस्वती के जब संपादक बने थे उस समय, उसकी दो पंक्तियां बड़ी मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे हमारे श्रोताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। किस प्रकार से उन्होंने जन्मभूमि को देश से लोगों को जोड़ने की बात कही। वो कहते हैं, यदि कोई पीड़ित होता है उसे देख सब घर रोता है, यदि कोई पीड़ित होता है उसे देख सब घर रोता है, देश दशा पर प्यारे भाई आई कितनी बार रुलाई। तो जब हम अपने प्रियजनों की दुख पर, पीड़ा पर दुखी होते हैं तो देश को हम अपना प्रिय क्यों नहीं मानते, उस पर हम क्यों नहीं रुलाई आती हमें। ये जो प्रश्न उन्होंने उठाया एक तो आंदोलित करने वाला था हर व्यक्ति को कि हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए और उसकी दुर्दशा पर विचार करना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। ये प्रेरणा भी इसमें समाहित है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने संपादकीय जो लिखे, सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए, उनमें भी समकालीन जो मुद्दे थे उनको उठाया। जैसे उस जमाने में, उस युग में अंग्रेजी दाह मानसिकता बड़ी प्रबल थी।
तो मुझे स्मरण हो रहा है कि एक संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि मेरा विरोध अंग्रेजी दाह मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है। जी। मेरा विरोध तो उनसे है जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं। और संभवतः उन्होंने लिखा कि ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं जो अपनी गुणवती मां का अपमान करके बिल्कुल बिल्कुल। किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भारत जो आज़ादी के लिए संघर्षशील था और जिसे विरासत में अंग्रेजी मिली थी, और अंग्रेजी दाह मानसिकता से हमारे युवा वर्ग को आक्रांत देखकर द्विवेदी जी ने उन्हें जगाया कि भाई तुम अपने घर में अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर पा रहे और अंग्रेजी की के सम्मान के चक्कर में ये हमारी भाषाओं के अहित हो रहे हैं। बिल्कुल। आज हम उसी समस्या को से जूझ रहे हैं। हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि भाषा के लिए हिंदी धीरे धीरे हमारे युवा वर्ग के जो विषय क्षेत्र हैं, जो उनका दायरा है, उस तरह से उसमें शामिल अभी तक नहीं हो पाए जैसे होना चाहिए। तो दूरदृष्टा भी थे, उन्होंने दूर तक की इस समस्या को देखा। इसीलिए जो रीतिकालीन चाशनी वाली भाषा थी, है ना, जिसको ब्रजभाषा में लालित्य की भाषा हम कहते हैं, जो श्रृंगार में, माधुर्य में, इसमें निमग्न भाषा थी, उससे निकालने का काम विषय वस्तु और भाषा दोनों को किया। और अच्छा काम ये किया कि उन्होंने भारतेंदु की तरह लेखकों के मंडल बनाए, तैयार किए, ताकि 8-8, 10-10 लोगों के अगर मंडल बन जाते हैं तो उससे साहित्य और भाषा के आंदोलन खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम भी उन्होंने किया। वास्तव में ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व न जाने क्यों अब देखने को नहीं मिलते, जो देश की चिंता को सामने रखते हैं, जो मातृभूमि की चिंता को सामने रखते हैं, जो मातृभाषा की और देश की भाषाओं की चिंता को सामने रखते हैं, और वैश्विक विकास के परिप्रेक्ष्य में भारतीयता को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये एक विडंबना हमारी रही कि अंग्रेजों ने हमारा अनुवाद किया और हमारे बारे में जो कुछ अनुवाद करके लिख दिया वो दुनिया ने मान लिया, जबकि वो सत्य नहीं था। तो अनुवाद के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को, अपने अध्यात्म, अपने दर्शन, अपनी भक्ति, इसकी सत्यता को हम अनुदित करके विश्व के सामने ले जाएं, इसकी चिंता उन्होंने की। और आज दुनिया में भारत की छवि बदली है, क्योंकि ये जो आदान प्रदान हुआ है, ये एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि बनकर आया है। डॉक्टर साहब, जो उनके योगदान को डॉक्टर उदय भानु सिंह जी ने बहुत बढ़िया शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि द्विवेदी जी अपने युग के साहित्य के केंद्र में रहे और उस युग के प्राय सभी महान साहित्यकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे अनिवार्य रूप से प्रभावित हुए हैं। उस युग के हिंदी साहित्य के सभी अंगों के भाव या अभाव पक्ष पर द्विवेदी जी की छाप है। आचार्य द्विवेदी ने बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे आदि को प्रभावित किया तथा लेखकों की अंगुली पकड़ पकड़ कर चलाया, गलत मार्ग पर चलने वालों को समझाया बुझाया और ना समझने पर प्रताड़ना भी दी। तो ये जो आचार्य का उन्होंने दायित्व निभाया, ये एक उनका एक योगदान है। इसी प्रकार श्री विशंभर मानव जी ने भी उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भाषा के संस्कार, साहित्य के उन्नयन, लेखकों के दिशा निर्देशन और युग निर्माता की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, उसके लिए हिंदी जगत उनका सदैव आभारी रहेगा। तो इस संक्षेप में हम देखते हैं अगर उनके योगदान को किस तरह से बाद में मूल्यांकन किया। हालांकि देखो, आचार्य की पदवी मिली, नागरी प्रचारणी सभा ने एक समारोह करके 1933 में जब उनकी 70वीं वर्षगांठ मनाई थी, तब उन्होंने ये एक कथन उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि कहा वहां पर वक्तव्य में कि मुझे आचार्य की पदवी मिली है, क्यों मिली है मालूम नहीं, कब और किसने दी है यह भी मालूम नहीं, मालूम सिर्फ इतना है कि मैं बहुधा इस पदवी से विभूषित किया जा रहा हूं। मैंने बनारस के किसी संस्कृत कॉलेज में कदम नहीं रखा और कभी फिर इस पदवी का मैं मुस्तहक कैसे हो गया ये भी मुझे ज्ञात नहीं। ये बड़प्पन और विनम्रता। और एक मुझे कथन याद आ रहा है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का, जो कि हिंदी के बड़े चिंतक विचारक रहे हैं, लेखक रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मुझसे कोई अगर यह पूछे कि द्विवेदी जी ने
क्या किया, तो मैं समग्र आधुनिक हिंदी साहित्य दिखाकर कह सकता हूं कि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है। बहुत बड़ी बात। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी एक मील का पत्थर थे और आज भी उस कद का रचनाकार हमें देखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय वाङ्मय में और हिंदी साहित्य में इस ऊंचाई वाले व्यक्तित्व को हम प्राप्त कर सके और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके।